गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, एक सवाल जो है काफ़ी लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि 17-18 का अगर कोई एडजस्टमेंट हमने 18-19 की 3B और जीएसटीआर 1 में करा है तो उसको जीएसटीआर 9 जो अपने फाइल करेंगे 18-19 के लिए उसके टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 11, टेबल नंबर 12 या टेबल नंबर 13 के अंदर दिखा सकते हैं या नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा कर सकते हैं या नहीं, और ऐसा अगर करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि 5 जुलाई 2020 को जीएसटी प्लेटफॉर्म ने एक बहुत ही एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर आपको जीएसटीआर 4 की फाइलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स वालों के लिए 1920 की रिटर्न फाइल करनी है। ये फर्स्ट टाइम फाइलिंग होनी है जीएसटीआर 4 एनुअली, पूरे साल की ये जीएसटीआर 4 जो है वो जाएगी। इसके अंदर लेट फीस लगेगा या नहीं, परचेज को कैसे शो करना है, आरसीएम की डिटेल्स कैसे शो करनी है, ये फॉर्म आ गया है या नहीं, पोर्टल पे कब आएगा, क्या है ड्यू डेट, सारी चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सर, ये पोर्टल पे फॉर्म तो आया नहीं, तो आप ये ट्रेनिंग सेशन क्यों रख रहे हैं? मैं आपको बता दूं, पोर्टल पे आया हो या ना आया हो, पोर्टल पे आज नहीं तो कल आ जाएगा। फॉर्म्स ऑलरेडी नोटिफाइड हैं, तो नोटिफाइड फॉर्म्स को समझना जरूरी है। जो फॉर्म्स नोटिफाइड हैं वही पोर्टल पे आएगा। अगर आप फॉर्म को समझ लेंगे, पोर्टल पे भरने में दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा जीएसटीआर 3B, जो जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक इसकी फाइलिंग स्टार्ट होगी 1 जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स, लेट फीस के वेवर के साथ। उसमें आपको किस तरीके से फाइलिंग करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, आईटीसी क्लेम का क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, लेट फीस कैलकुलेशन कैसे होगा, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 3 घंटे का ये सेमिनार जो है ऑनलाइन होने वाला है 11 बजे से 2 बजे तक। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है जीएसटीआर 9 ऑफ 18-19 जो फाइल करेंगे उसमें क्या टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 11, टेबल नंबर 12 एंड टेबल नंबर 13 को यूज कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन क्यों आ रहा है? कंफ्यूजन इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो वर्डिंग्स दी गई है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके अगर दिखाऊं तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 10, 11, 12 and 13 for financial year 17-18, particulars of the transactions for financial year declared in returns between April 18 till March 19। यानी कि 17-18 से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन आपने 18-19 में दिखलाया है तो आपको इस वाले टेबल के अंदर डालना है 10, 11, 12, 13 में। फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, particulars of the transactions for the financial year 18-19 declared in the returns between April 19 till September 19। और जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करें फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए तो आपको ये समझना है कि 18-19 का कोई ट्रांजैक्शन अगर आपने 1920 के अप्रैल 19 से सितंबर 19 के पीरियड में करा है तो वो आपको दिखाना है टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 में। तो सर, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? इसमें तो लिखा ही है फॉर 17-18, जो 18-19 में हमने दिखाया है वो डालना है। तो जो 17-18 का 18-19 में हमने डाला है तो 18-19 की एनुअल रिटर्न में भी दिखाएंगे। मैंने आपको बताया कि आप इस चीज को ऐसे समझो, जब आपने 17-18 की एनुअल रिटर्न भरी होगी तब आपने इस वाले लाइन को पढ़ के 17-18 की एनुअल रिटर्न में जो आपने अमेंडमेंट या इनपुट टैक्स क्रेडिट 17-18 का 18-19 में लिया है तो वो आपने इस वाले कॉलम्स में डाल दिया होगा। अब जब आप 18-19 की एनुअल रिटर्न भर रहे हैं तो उसमें भी अगर उसी फिगर को डाल देंगे तो एक फिगर को 2 बार नहीं डाल सकते सर। आप आपको इस लाइन को इस तरीके से पढ़ना है कि ये जो लाइन है ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 के एनुअल रिटर्न के लिए है और फाइनेंशियल ईयर 18-19 के एनुअल रिटर्न के लिए ये लाइन आपको पढ़नी है। कहने का मतलब है कि जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप एनुअल रिटर्न डालेंगे उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड डेटा अगर आपने उसके सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में डाला है अप टू ड्यू डेट जो कि सितंबर 19 है,
तभी आपको टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 इस्तेमाल करना है। तो सर इस सिचुएशन में फिर कैसे होगा, इसको कैसे एडजस्ट करना है, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि डेटा किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर किया गया है। अब देखिए इस टेबल्स के अंदर किस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है। कॉलम नंबर 10 ये कहता है सप्लाईज और टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट, यानी कि कोई सप्लाई या टैक्स जो कि आपने डिक्लेयर किया है अमेंडमेंट्स के थ्रू, यानी कि आपने कोई 18-19 का सेल्स 1920 में डिक्लेयर करा है या इंक्रीज करा है अमेंडमेंट्स करके, तो आपको इस फिगर को डालना है यहाँ पर सेल्स का अमाउंट, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स जो बनता है वो सप्लाईज और टैक्स रिड्यूस्ड थ्रू अमेंडमेंट्स नेट ऑफ क्रेडिट नोट्स। अगर आपने कोई टैक्स 18-19 में ज्यादा पे कर दिया था, 19-20 में उसका एडजस्टमेंट करा है, रिड्यूस करा है, डाउनवर्ड एडजस्टमेंट करा है, तो आपको टेबल नंबर 10 में उसका कॉरस्पॉन्डिंग टैक्सेबल वैल्यू डालना है और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स है वो आप डालेंगे। सिमिलरली कॉलम नंबर 12 जो है वो कहता है रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना होगा कि अगर आपका कोई आईटीसी जो आपने क्लेम कर लिया है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि इस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का मतलब यह है कि 18-19 का कोई रिवर्सल आपने करा 19-20 में आकर के, तो आपको इस वाले टेबल को यूज करना है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई 17-18 का आईटीसी आपने 18-19 में करा है, ये भी इसका मतलब है, लेकिन फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, बट फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 आपको इसको इस तरीके से रीड करना होगा कि 18-19 का कोई गलत आईटीसी आपने रिवर्स करा है 19-20 में आकर के। सिमिलरली आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, अगर आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर का कोई आईटीसी छूट गया था और आपने क्लेम किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 18-19 का कोई आईटीसी आपने क्लेम किया है 19-20 में अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक, तो वो आपको डालना है कॉलम नंबर 13 में। ऐसा नहीं है कि 17-18 का कोई आईटीसी आपने 18-19 में लिया है तो 18-19 की एनुअल रिटर्न में भी आप इसको अंदर इंक्लूड करेंगे, वो चीजें तो आपने ऑलरेडी 17-18 के एनुअल रिटर्न में कर दी होगी, अगर नहीं भी करा है तो भी आप इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ 18-19 से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है जो कि 19-20 में रिपोर्ट या डिक्लेयर करी गई है उसी का डेटा जाएगा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो टेबल नंबर 14 के अंदर डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल नंबर 10 एंड 11 वाले में चला जाएगा। यहाँ पर आपको पेएबल अमाउंट डालना है और पेड का अमाउंट डालना है, इंटीग्रेटेड टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस एंड इंटरेस्ट। तो इन चीजों को समझ लीजिए। 18-19 की एनुअल रिटर्न के अंदर ये बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है। जो हमारा वेबिनार हुआ है 2 सेशन हो चुका है 9 एंड 9C का, बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला 9 एंड 9C को लेकर के, काफी लोगों की कंफ्यूजन भी वहां पे हमने दूर करी है। इसी वजह से अब हम लोग वेबिनार्स को एक स्टेप आगे लेकर के चल रहे हैं ताकि वहां पर लोगों को हर एक प्रकार की रिटर्न फाइलिंग जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ सके, कंफ्यूजन एटलीस्ट वहां पर दूर कर पाए। तो वेबिनार्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप उठा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये चीज समझ आ गई होगी कि टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 के अंदर कौन सा फिगर जाना है 18-19 की एनुअल रिटर्न के लिए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया है एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लेना है। साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर लेना है ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट आए, वीडियो अपलोड हो, आप तक नोटिफिकेशन इंस्टेंटली पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।